और खबरों की शुरुआत इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। एलजेपी में सियासी हलचल की खबर है। एलजेपी के नए सदर के नाम का ऐलान जल्द किया जाएगा। आपको बताएं कि पशुपति पारस के नाम पर मुहर लग सकती है। दरअसल पटना में एलजेपी पार्टी की अहम मीटिंग जारी है। चिराग पासवान और पशुपति पारस के दरमियान खींचतान के दरमियान इस मीटिंग को बेहद अहम समझा जा रहा है और इस मीटिंग के बाद ये भी तय हो जाएगा कि पार्टी में किसकी पकड़ मजबूत है। तो बेहद अहम खबर इस वक्त आपको दे दें, एलजेपी में सियासी हलचल से जुड़ी, जिसमें एलजेपी के नए सदर के नाम का ऐलान जल्द हो जाएगा। लगातार अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। आपको बताएं कि कयास आराइयां यही है कि पशुपति पारस के नाम पर मुहर लग सकती है। पटना में एलजेपी पार्टी की यह मीटिंग जारी है। जिस तरह से लगातार चिराग पासवान और पशुपति पारस के दरमियान खींचतान देखी जा रही है, बयानबाजियों का सिलसिला जारी है, उस सब के बीच में इस मीटिंग को काफी अहम समझा जा रहा है। उसी न होगा तो लेकिन ये कैसा संविधान है कि उनके बगैर अनुमति के इधर भी तो बिना संविधान देखे हुए थोड़े मीटिंग बुलाए होंगे। लेकिन वो बोले हैं चिराग पासवान की पार्टी के सभी सांसदों को तो निलंबित कर दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूँ। यानी लोजपा सांसद जब है ही नहीं तो उनको अधिकार नहीं है हम लोग के पार्टी से निलंबन करने का, तो कैसे हमको कर देंगे। हमारे यहाँ जो है आज सारे कार्यकारिणी के सदस्य को बुलाया गया है और सारे लोग आज फैसला ले रहे हैं कि आज हमारे दल की क्या स्थिति है उस पर विचार होगा और पार्टी हमारा कैसे मजबूत है उस पर विचार होगा। नेतृत्व चेंज करके हम लोग चाह रहे हैं पार्टी को मजबूत करें। और नाज़रीन चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी पारस का और उनसे ही जानेंगे। पारस आपसे जानना चाहेंगे, सियासी हलचल तेज हो गई है, ये मीटिंग बेहद अहम समझी जा रही है। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे साकित आपसे जानना चाहेंगे। देखिए बिल्कुल काफी अहम है। जिस तरह से दो गुटों में पार्टी बटी हुई है, खासकर चाचा भतीजे के बीच जिस तरह की लड़ाई चल रही है, ऐसे में आज जो पारस गुट है, पशुपति कुमार पारस का जो गुट है, उसने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक यहाँ पर बुलाई है पटना में और इसमें आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी होगा और माना जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस का इस चुनाव में जीतना तय है, क्योंकि अभी तक सिर्फ उन्होंने एक नॉमिनेशन किया है। तो ये पहले से ही सारी तैयारी हो चुकी थी, बस एक ताजपोशी करनी थी पशुपति कुमार पारस की। और जो पार्टी के नियम के हिसाब से राष्ट्रीय अध्यक्ष तभी बनता है जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है और उसके सदस्यों के द्वारा जो चुना जाता है। तो ये एक कह सकते हैं कि पहले से तय था और उसी के हिसाब से आज ये बैठक बुलाई गई है। बैठक अभी थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले पशुपति पारस ने अपना नामांकन यहाँ पर दर्ज किया है और 3 बजे तक नामांकन के लिए समय निर्धारित रखा गया है कि 3 बजे। कौन कौन से अहम चेहरे, अहम नाम, अहम लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो इस मीटिंग में हिस्सा हैं? देखिए यहाँ पर 5 जो सांसद हैं लोजपा के, लोक जनशक्ति पार्टी के 5 सांसद, वो 5 सांसद इस बैठक में हैं। हालांकि एक प्रिंस राज नहीं जुड़ पाए हैं जो सांसद हैं, लेकिन बाकी के 4 सांसद हैं पशुपति पारस लगाकर। और ऐसे में और साथ ही साथ पार्टी के जो और चेहरे हैं, जो और बड़े नेता हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की के जो सदस्य हैं उन्हें भी इस बैठक में बुलाया गया है। बहुत अधिक संख्या में वो सदस्य जरूर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन वर्चुअल माध्यम से भी कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को जोड़ा जाएगा। तो ये तमाम कोशिशें और कवायद जो है वो पार्टी की तरफ से चल रही है और आज 3 बजे के बाद संभवतः ये अनाउंस कर दिया जाएगा कि पशुपति कुमार पारस जो है वो लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, जो पारस गुट का जो लोजपा है। तो ऐसे में अब क्योंकि 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पशुपति कुमार पारस करेंगे और उसमें अपनी बात वो रखेंगे और इसके बाद वो आगे की जो कार्रवाई है, किस तरह से चुनाव आयोग में जाकर दल अपनी स्थिति को वहां पर
स्पष्ट करना कि पार्टी ने हमें चुनकर राष्ट्रीय अध्यक्ष भेजा है, ये तमाम चीजें हैं वो होगा। और कल ये लोग संभवतः यहाँ से दिल्ली भी रवाना होंगे। तो ये पूरी कवायद जो है वो अभी चल रही है, जारी है। 3 बजे के बाद पशुपति और साकिब, इस सब के बीच में जो दूसरी वहां पर अहम पार्टियां हैं, उनका अभी तक क्या कुछ रद्द-ए-अमल, क्या कुछ रिएक्शन, या सिर्फ वेट एंड वॉच की पॉलिसी? देखिए, जहां तक एनडीए की पार्टियों की बात करें तो लगातार लोजपा की तरफ से ये कहा जा रहा है, जो चिराग गुट लोजपा का है, कि खुद चिराग पासवान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इसके पीछे जेडीयू का हाथ है। लेकिन बीजेपी इस पर पूरी तरह से मौन है। बीजेपी इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से परहेज कर रही है, जिसे लोजपा का अंदरूनी मामला बीजेपी बता रही है। ऐसे में एनडीए के अंदर जो भी कुछ उठापटक है उसको वेट एंड वॉच की स्थिति में है एनडीए। विपक्ष भले निशाना साध रहा हो, जेडीयू को इसके लिए जिम्मेदार बता रहा हो, नीतीश कुमार को बता रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टियां जो है वो वेट एंड वॉच में है कि आखिर चुनाव आयोग किन्हें मान्यता देता है। उस हिसाब से चुनाव आयोग जब इस लोजपा की मान्यता भारत गुट या चिराग गुट को देगा, उसके बाद ही ये पार्टियां अपना रुख स्पष्ट करेगी। जी साकिब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। लगातार इस मीटिंग पर भी हमारी नजर बनी हुई है, तमाम तर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 26 जनवरी को लाल किले पर हुए तशद्दुद मामले में दिल्ली पुलिस ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में कई और मुलजिमीन के नाम शामिल किए गए हैं। 30 हजारी कोर्ट 19 जून को इस चार्जशीट पर कॉग्निजेंस लेगा। क्राइम ब्रांच के जराये के मुताबिक इस चार्जशीट में कई अहम इंकशाफात किए गए हैं, जिसमें किसान तहरीक की आड़ में बड़ी साजिश की भी बात कही गई है। ये चार्जशीट कई दर्जन गिरफ्तार मुलजिमीन के बयानात की बुनियाद पर तैयार की गई है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली फसाद के मामले में यूएपीए मुलजिमीन देवगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ तन्हा को रिहा करने का हुक्म जारी किया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें पुलिस ने मुलजिमीन की पते की जांच के लिए वक्त मांगा था। कोर्ट ने रिलीज वारंट तिहाड़ जेल भेजने को कहा है। वाज़ेह रहे कि दिल्ली फसाद के 3 मुलजिमीन को मिली जमानत के बाद आई रुकावट की वजह से तीनों मुलजिमीन ने कोर्ट से रुजू किया था और दिल्ली हाई कोर्ट से फौरी रिहाई की अपील की थी। वाज़ेह रहे कि नताशा नरवाल, देवांगना कलिता, आसिफ इकबाल की जमानत को दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। गुज़िश्ता दिनों दिल्ली हाई कोर्ट ने इन तीनों मुलजिमीन की जमानत दी थी, लेकिन बाद में दिल्ली पुलिस ने इन्हें रिहा नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर दिया। गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग की पिटाई और फिर दाढ़ी काटने के मामले में सोशल मीडिया पर खबर शेयर करने वाले और मामले को उठाने वाले अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का सिलसिला जारी है। इसी मामले में अदाकारा स्वरा भास्कर और ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष महेश्वरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। दिल्ली के तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई गई है। इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। और वहीं एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मामले पर कहा कि हमारा मौक़िफ़ वही है जो कि अब्दुस समद और उनके बेटे ने अवाम के सामने शवाहिद पेश किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि पुलिस जानिबदारी से मामले की छानबीन कर रही है और इस मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। इसका मकसद मुसलमानों को हिरासा करना है। आज भी मेरा मौक़िफ़ ये है कि अब्दुस समद सैफ़ी साहब पर जुल्म हुआ है। अब्दुस समद सैफ़ी साहब को किडनैप करके उनको मारा और पीटा गया है और अब्दुस समद साहब के बेटे ने मीडिया को आकर कहा कि हमने लिखित तौर पर कंप्लेंट में ये दिया है कि मारने वालों ने हमसे ये जे असार का नारा कहने के लिए कहा और लिखित तौर पर उनके बेटे ने ये भी कहा मीडिया को कि जब हम पानी पूछे तो हमको कहा कि फ़लाँ चीज़ पी लो आप। अब जब उनका बेटा ये भी कह रहा है कि हम तावीज़ नहीं बल्कि हम पेशे से कारपेंटर बढ़ई का काम करते हैं, अब जब उनका बेटा ये कह रहा है मीडिया को और कंप्लेन की कॉपी जो लिख कर दिए थे वो मीडिया को दे रहा है और कह रहा है कि इसमें सब चीज़ें हैं, तो फिर आप बताइए कि वो झूठ क्यों बोलेगा। दूसरी बात यह है कि एक आदिल नामी लड़के को भी पकड़ा गया, उसमें उसका भाई बबलू ये कहता है कि वो तो बचाने गया था अब्दुस समद सैफ़ी साहब को, और अगर जब पुलिस उसको बुलाई वो इतना इत्मीनान से क्यों चला गया पुलिस स्टेशन को। इसीलिए हम ये चाह रहे हैं कि ये अब्दुस समद
सैफी साहब ने जो लिखकर कंप्लेन दिया था उसको पुलिस ने एफआईआर में इनकॉर्पोरेट नहीं किया। दूसरी बात, जिन लोगों पर केसेस बुक हुए हैं जिसमें राना अयूब भी शामिल है, सबा नकवी भी हैं और 3 लोग हैं, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि भारत के 3 बड़े अंग्रेजी इंग्लिश न्यूज़पेपर्स ने भी वही रिपोर्ट को छापा, तो भाई ये सिर्फ मुसलमान पर केस बुक करेंगे आप। और वहीं इस पूरे मामले पर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि साजिशी जहनियत से हमें मुहतात रहना चाहिए और साजिशी जहनियत को बख्शा नहीं जाएगा। साजिशी सिंडिकेट है, उनको चूहे की बिल से निकाल करके और कानून के तहत कार्रवाई होगी। ऐसे लोग बचेंगे नहीं, ये बात समझ लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे किसी भी को भी छूट नहीं दी जा सकती कि देश के सौहार्द के माहौल को खराब करे या दुनिया में भारत को बदनाम करने की षड्यंत्र साजिश करे। एक फेक एंड फैब्रिकेटेड कहानी बनाई जाएगी, किसी छोटे क्रिमिनल घटना को जो है वो कम्युनल एंगल देने की कोशिश होगी। ये सब कुछ एक बहुत ही सोची समझी साजिश का हिस्सा है और ये कोई आज से नहीं, ये बहुत दिनों से ये चल रहा है। और इसमें ये साजिशी जो साइबर साजिशी सिंडिकेट है उसकी जड़ों तक कानून पहुंच चुका है और जो इसके गुनहगार हैं, जो अपराधी हैं, वो तो जाएंगे ही जाएंगे, उन अपराधियों के आकाओं को भी नहीं छोड़ा जाएगा। ब्रेक के बाद एक और अहम खबर, सीबीएसई के नताइज के ऐलान का रास्ता अब साफ हो गया है। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 10वीं और 12वीं के नताइज की बुनियाद पर 12वीं के नताइज का ऐलान किया जाएगा और 12वीं के प्री बोर्ड के 40% नंबर की बुनियाद पर 12वीं के तलबा के नताइज का ऐलान होगा। खबर के मुताबिक 31 जुलाई तक सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। सीबीएसई के 10वीं, 11वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से आज जानकारी दे दी गई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके ये बताया है कि 10वीं, 11वीं और 12वीं के छात्रों को वेटेज के आधार पर अंक दिया जाएगा। 10वीं के छात्र जो हैं वो 30% के वेटेज के आधार पर, 11वीं और 12वीं के जो छात्र हैं वो 40% के वेटेज के आधार पर अंक पाएंगे। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि प्रत्येक स्कूल में उस स्कूल के 2 सीनियर मोस्ट जो टीचर होंगे उनको फिलहाल जो रिजल्ट कमेटी होगा उसके समाधान के लिए अपॉइंट किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि जो छात्र फिलहाल इस अंक से संतुष्ट नहीं होंगे उनके पास वैकल्पिक परीक्षा देने का भी एक रास्ता बनाया गया है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से ये भी बताया गया है कि छात्रों के हित के लिए सीबीएसई के द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया है कि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के रिजल्ट 31 जुलाई को फिलहाल आएंगे और उसके बाद ये देखना होगा कि इस रिजल्ट से कितने छात्र संतुष्ट होते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये भी सवाल किया कि अगर छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं होते हैं तो उनके लिए सरकार की तरफ से किस प्रकार के उपाय किए गए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से ये बताया गया है कि एक कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी के सामने तमाम जो छात्र हैं वो फिलहाल अप्रोच कर सकते हैं और अगर उस कमेटी के फैसले से वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो उनके पास वैकल्पिक परीक्षा देने के भी उपाय खोले गए हैं। बहरहाल केंद्र सरकार की तरफ से आज ये जानकारी देके सीबीएसई को लेकर कहीं ना कहीं जो लगातार लोगों के कयास लगाए जा रहे थे कि रिजल्ट की घोषणा कब होगी, उस पर एक विराम लगा दिया गया है। केंद्र सरकार ने यह बताया है कि आने वाली 31 जुलाई को सीबीएसई अपने रिजल्ट की घोषणा करेगी। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इस वक्त की एक और बेहद अहम खबर आपको दे दें, हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर के ओहदे से हटा दिया गया है। एपेक्स काउंसिल ने मोहम्मद अजहरुद्दीन पर एचसीए की साख को मुतासिर करने का इल्जाम आयद करते हुए उन्हें ओहदे से हटाया। एपेक्स काउंसिल की जानिब से मोहम्मद अजहरुद्दीन को वजह बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है। एपेक्स काउंसिल के बयान पर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने बरहमी का इजहार किया। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि काउंसिल के सिर्फ 5 मेंबर्स ने एक ग्रुप बनाकर उनके खिलाफ साजिश रची है। 5 अफराद एपेक्स काउंसिल नहीं है। एपेक्स काउंसिल में मजीद मेंबरान भी हैं, उनकी राय नहीं ली गई। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने यह भी कहा कि एपेक्स काउंसिल मुंतखबा काउंसिल नहीं है। मध्य प्रदेश हॉकी को नई जिंदगी देने के लिए हुकूमत ने हॉकी ओलंपियन
समीर दाद को मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी का नया कोच मुकर्रर किया है। हॉकी एकेडमी का क़याम एक दहाई कबल अमल में लाया गया था, मगर जिस मकसद के लिए हॉकी एकेडमी कायम की गई, जब वो पूरा नहीं हो रहा तो मध्य प्रदेश हुकूमत ने हॉकी ओलंपियन समीर दाद की खिदमत लेने का फैसला किया। समीर दाद एयर इंडिया के मुलाजिम हैं। मध्य प्रदेश हुकूमत ने हॉकी एकेडमी में समीर दाद के खुसूसी खिदमत लेने के एयर इंडिया से 3 साल के लिए उन्हें डिप्यूटेशन पर बुलाया है। समीर दाद हॉकी एकेडमी के खिलाड़ियों को हॉकी के गुर सिखाएंगे। वाज़ेह है कि भोपाल के समीर दाद 2000 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुए ओलंपिक में हिंदुस्तानी टीम का हिस्सा रहे हैं। समीर दाद की क़यादत में 1998 में हिंदुस्तानी हॉकी टीम ने बैंकॉक में गोल्ड मेडल जीता था। समीर दाद ने 2 दर्जन से ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल मैचों में हिंदुस्तानी टीम का हिस्सा रहकर अपने बेहतरीन फन से हिंदुस्तान को कामयाबी दिलाई थी। 2014-15 में भी समीर दाद नेशनल जूनियर हॉकी टीम में असिस्टेंट कोच की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम देते रहे थे। एमपी हॉकी एकेडमी का कोच बनने पर समीर दाद ने वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान और वज़ीर खेल यशोधरा राजे सिंधिया का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। एमपी हॉकी एकेडमी को नई ज़िंदगी देने के लिए मध्य प्रदेश हुकूमत ने एक नया फैसला किया है और फैसले के तहत हॉकी ओलंपियन समीर दाद को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उसका कोच बनाया गया है। इस वक्त समीर दाद साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। उनसे जानते हैं, समीर साहब, भोपाल की बात करें या मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान में 2 जो है नर्सरी हुआ करती थी, भोपाल और पंजाब। पंजाब तो बहुत आगे गया, लेकिन बीच के सालों में भोपाल हॉकी बहुत पीछे हो गई। अब आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई क्योंकि मध्य प्रदेश एकेडमी, क्योंकि हुकूमत ये चाहती है कि वही दिन फिर लौट कर आए, तो किस तरह से काम शुरू करेंगे क्योंकि बड़ी चैलेंज आपको दिए गए? देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारी जो खेल मंत्री हैं यशोधरा राजे सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान साहब, जिन्होंने ये एक शुरुआत करी है। अभी तक जब भी जो एकेडमी को 10 से 12 साल हो गए तो कोई भी नुमाइंदा हमारा नहीं होता था कोचिंग में, तो ये एक अच्छी शुरुआत करी है और मैं कोशिश करूँगा कि बहुत अच्छा काम करूँ। लेकिन हॉकी क्या है, थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट गेम है और थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जैसा हम काम करेंगे और जिस राह पे हम चलेंगे तो वो एक कामयाबी की ओर ले जाएगी हमारे खिलाड़ियों को। यकीनी तौर पर इसमें जो फिजिकल फिटनेस है और यहाँ पे जो वर्क करना है, फिर आपको ग्राउंड में टर्फ की ज़रूरत होगी, तो क्या टर्फ की ज़रूरत इस वक्त जो आपके अगर ग्राउंड की बात करें, और बच्चों की जो सिलेक्शन क्या है उसके लिए क्या करें? आज सिलेक्शन के लिए देखिए, अभी 1 तारीख से हम टैलेंट सर्च के लिए निकलेंगे। मैं और हमारे एक द्रोणाचार्य अवार्डी कोच हैं राजेंद्र सर, जो मेरे भी कोच रहे हैं, तो हम दोनों पूरे मध्य प्रदेश जाएंगे और वहाँ देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो भी टैलेंट अच्छा हमें लगेगा कि आगे जाके अच्छा प्लेयर बन सकता है, तो उसका हम सिलेक्शन करके और फिर उसको एकेडमी में लाएंगे। और ऑलरेडी हमारे पास 35 बच्चे हैं जो अच्छे हैं बच्चे, जो भी एकेडमी में आएगा जब सिलेक्शन होके तो वो यकीनन अच्छा होगा, तो उनको और थोड़ा सा ग्रूम करके और मैच प्रैक्टिस दे के उनको अच्छा प्लेयर बना सकते हैं। आपने वर्क जो है एयर इंडिया में किया और आपको एयर इंडिया से जो है हुकूमत यहाँ पे ले आई डिप्यूटेशन पे, तो कितने साल तक के लिए वर्क के काम करने का है? अभी तो 3 साल का डेपुटेशन लिया है उन्होंने, और मैंने जैसे कहा कि बहुत ही धन्यवाद दूंगा मैं यशोधरा राजे जी का और हमारे डायरेक्टर साहब पवन जैन, जिन्होंने अच्छी एफर्ट करी और डायरेक्ट सीएमडी से हमारे बात करी और मुझे लेने के लिए कि हमें इनकी सेवाएं चाहिए। तो एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने और मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि और कोशिश करूंगा कि बहुत अच्छा काम करूं। और टाइम लगता है, मैं फिर कहूंगा कि हॉकी ओवरनाइट आप कोई चीज़ चेंजेस नहीं कर सकते, टाइम लगता है। तो 3 साल अभी मैं यहाँ पे हूँ, तो जब तक मैं कोशिश करूँगा और आगे देखते हैं फिर जैसा भी ठीक होगा। हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश हुकूमत ने हॉकी को एक नई ज़िंदगी देने के लिए एक ऐसे शख्स की जो है कोचिंग लेने का फैसला किया है, समीर दाद, जो खुद ओलंपियन रहे और बहुत सारे मुकाबलों में उन्होंने हिंदुस्तान को गोल्ड मेडल भी दिलवाया, और उम्मीद की जा रही है कि मध्य प्रदेश हॉकी को और भोपाल हॉकी को एक नई ज़िंदगी मिलेगी। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। कोरोना मरीजों की मदद के लिए इस्लामी जमहूरिया ईरान से भी हिंदुस्तान को मदद मिल रही है। कर्नाटक के अलीपुर में ईरानी हुकूमत की जानिब से ऑक्सीजन की 7 मशीनें दस्तयाब हुई हैं। अलीपुर के इमाम खुमैनी अस्पताल के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स फराहम किए गए हैं।
और इस मदद के मिलने पर अस्पताल के डॉक्टर्स, अलीपुर की तंजीमों और उलमाए कराम ने ईरानी हुकूमत का बेहद शुक्रिया भी अदा किया है। उम्मीद है कि ये जो है हॉस्पिटल को ज़्यादा वक्त दे पाएंगे, क्योंकि हम लोग अभी जो है सीनियर हो चुके हैं तो इन्हीं से उम्मीद है अभी हैं। ये इंशाल्लाह आप सब लोग के ताउन से इंशाल्लाह 3 रुपये को हम करेंगे। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क की टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। न डरिए, न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क की टीम, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर बेदारी मुहिम चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी, अ शॉट ऑफ लाइफ। और काम है बेदारी के जरिए कोरोना को मात देना।